तो बच्चों लास्ट फेज में आ गए हम, जो कि है हमारा मॉडर्न फिजिक्स। मॉडर्न फिजिक्स में बेसिकली बच्चों हम दो तीन चैप्टर का कम्बिनेशन है, तो उसको पार्ट बाय पार्ट हम ट्राई करेंगे कंप्लीट करने का। तो फर्स्ट पार्ट में जो कि मेजरली हम स्टडी करते हैं, फर्स्ट पार्ट में हम स्टडी करते हैं बच्चों फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के बारे में। तो याद करो, जब हमने सेमीकंडक्टर डिवाइस पढ़ा था तो हमने देखा था कि जो फोटो डायोड था ना, हमारा फोटो डायोड था, वो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पे काम करता है। ठीक है। पर ये तो अभी रिसेंट टाइम है, क्योंकि जब सेमीकंडक्टर डिवाइसेस आए, तो सेमीकंडक्टर डिवाइसेस आए बच्चों 1960 के बाद। जितने भी डिवाइसेस आए, जैसे डायोड, सेमीकंडक्टर डायोड हो गया, जीने डायोड हो गया, सारे बाद में आए। लेकिन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के बारे में बच्चों लगभग लगभग 1900 के बाद, 1910 1920 के आसपास ही, इसी रेंज के ही आसपास बच्चों एक्सप्लेन हो गया था। बाय आइंस्टाइन ने एक्सप्लेन किया था इसको। ठीक है। तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट तो जस्ट काइंड ऑफ एक थ्योरी है, एक्सपेरिमेंट के थ्रू बनाई गई, कि जब कोई फोटोन या लाइट किसी मेटल के ऊपर इंसिडेंट करवाएंगे, तो वहां पे क्या होगा बच्चों, वहां पे इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होगा। ठीक है। इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होगा, ये हमने पढ़ा था। फोटो इलेक्ट्रिक का मतलब कि लाइट टू इलेक्ट्रिक कन्वर्जन, लाइट टू इलेक्ट्रिक कन्वर्जन, ये बताया। ठीक है। उससे पहले हम थोड़ा जाते हैं। तो उससे पहले क्या हुआ था कि लगभग लगभग जब न्यूटन के टाइम पे, न्यूटन ने बोला था कि ना, जो हमारी लाइट है ना बच्चों, जो हमारी लाइट है वो एक तरह की पार्टिकल है। क्या हमारी लाइट पार्टिकल है? तो न्यूटन फेमस थे उस समय, तो उन्होंने बोला तो सब लोग मान गए कि लाइट क्या है हमारी, वही पार्टिकल है, पार्टिकल इन नेचर होता है। तो उन्होंने एक्सप्लेन किया जो इनके पास थ्योरी थी। उसी के ही कुछ सालों बाद, 150 200 सालों बाद, एक थ्योरी जिसमें हमने पढ़ा है वेव ऑप्टिक्स में, हमने क्या क्या पढ़ा था याद करो, जो कि लगभग 100 150 साल बाद आई, जिसमें हमने यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट पढ़ा, डिफ्रैक्शन पढ़ा, ठीक है, इंटरफेरेंस पढ़ा, ये सब पढ़ा। इसमें हमने क्या देखा कि जो हमारी लाइट है ना बच्चों, लाइट है वो वेव इन नेचर है। क्योंकि याद करो, हमने इसमें वेवलेंथ के बारे में स्टडी किया, इसमें हमने बच्चों इंटेंसिटी के बारे में स्टडी किया। इवन जब आपने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव पढ़ी है, जो आपने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव चैप्टर है, उसमें भी तो लाइट को क्या बताया गया, उसमें भी लाइट को बच्चे वेव के बारे में बताया गया। ठीक है। तो उसने बोला, न्यूटन ने बोला कि लाइट पार्टिकल है। उसके बाद इतने सारे बीच बीच में आपने सुना होगा यंग साइंटिस्ट थे, उन्होंने, और उसके बाद फर्दर साइंटिस्ट आते गए जिन्होंने बताया कि हमारी जो लाइट है वो हमारी कौन से नेचर में बच्चों, वेव के नेचर में। ठीक है। फिर फिर लगभग लगभग 1900 के आसपास, 1905 1910 के आसपास की रेंज में फिर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट आया। इस इफेक्ट में बताया गया कि लाइट अगेन क्या है, पार्टिकल। लाइट अगेन फिर बताया कि भाई पार्टिकल इन नेचर। ठीक है। जो कि इसी पार्ट को ही हम बोलते हैं बच्चों, क्वांटम फिजिक्स बोलते हैं। 1900 के बाद वाली जितने भी रिसर्च की गई उसको हम क्वांटम फिजिक्स बोलते हैं। तो क्वांटम कैसे आया वो भी हम आगे जाके देखेंगे, अभी नाम आएगा। फिर आइंस्टाइन आया। आइंस्टाइन ने बोला भाई देखो, आइंस्टाइन ने बोला भाई देखो, मेरे हिसाब से जो लाइट है ना, वो पार्टिकल इन नेचर भी है और वेव भी है। एक टाइम पे दोनों नहीं हो सकते। कहीं जगह वो पार्टिकल की तरह बिहेव करेगा, और कहीं जगह बच्चों वो वेव की तरह बिहेव करेगा। वेव वाला कॉन्सेप्ट हम सारा का सारा वेव ऑप्टिक्स में पढ़ चुके हैं। पार्टिकल वाला हम इस चैप्टर में पढ़ने का स्टडी करेंगे, कि कैसे आपका लाइट एज ए पार्टिकल की तरह बिहेव कर रहा है। ठीक है। तो ये पूरी की पूरी थ्योरी है। ठीक है। क्वांटा वर्ड इसलिए बताया गया बच्चों, क्योंकि जो फोटोन होता है ना बच्चों, फोटोन होता है, फोटोन क्या होता है, लाइट। ठीक है। उसको ही दूसरा नाम बोलता है बच्चों क्वांटा। फोटोन को ही, जो हमने फोटोन पढ़ा सेमीकंडक्टर में, उसी का ही नाम क्या होता है बच्चों, क्वांटा होता है। तो उसी के नाम से बच्चों इसका नाम रखा गया, क्वांटम फिजिक्स रखा गया। ठीक है। क्वांटम फिजिक्स रखा गया।
ठीक है। तो उसमें क्या क्या बताया बच्चों? पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट बताया गया। क्या बताया? पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट बताया। क्या क्या बताया इसके अंदर? पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट बताया गया। तो इसमें क्या बताया था कि जो लाइट का पार्टिकल है उसका नाम क्या है? फोटोन है। पार्टिकल ऑफ लाइट को क्या बताया गया बच्चों? फोटोन बताया गया, या फिर अभी मैंने बताया था क्या बताया गया? क्वांटा बताया गया। ठीक है। और लाइट को बोला गया तो भैया आपको पता फोटोन की स्पीड क्या होगी? ठीक है। फोटोन की स्पीड क्या होगी आपको? तो स्पीड ऑफ लाइट के बराबर होगी, जो कि होगी 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होगी। किसमें? इन वैक्यूम में। ठीक है। दूसरा, जो फोटोन होते हैं वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होते हैं। जो फोटोन होते हैं वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होते हैं बच्चे। इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल का मतलब आपको पता है हमने क्या देखा था? इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल का मतलब होता है कि बच्चों जितने नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज है उतने ही नंबर ऑफ नेगेटिव चार्जेस। और फोटोन का रेस्ट मास क्या होता है? फोटोन हैज जीरो रेस्ट मास। ये बताया आइंस्टाइन, आपको याद हो तो थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी बताया था। थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी में ये बताया था कि अगर कोई ऑब्जेक्ट स्पीड ऑफ लाइट से तभी ट्रेवल कर सकता, कोई पार्टिकल स्पीड ऑफ लाइट से तभी ट्रेवल कर सकता है जब उसका मास ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल हो। याद करो हमने पढ़ा था कि जब मास नेग्लिजिबल होगा तभी वो स्पीड ऑफ लाइट से ट्रेवल कर सकता है। वो तो आइडियल सिनेरियो है। पर तभी बताया गया था कि क्योंकि फोटोन स्पीड ऑफ लाइट से ट्रेवल कर रहा है तो इसकी रेस्ट मास क्या होगा बच्चों? जीरो होगा। उसी कंडीशन में बताया गया। दूसरा, फोटोन को हम क्रिएट भी कर सकते हैं, कैन बी क्रिएटेड बाय लाइट, और कैन बी डिस्ट्रॉय एज वेल। डिस्ट्रॉय भी कर सकते हैं बच्चे, इसको डिस्ट्रॉय भी कर सकते हैं। जैसे क्रिएट कैसे कर सकते हैं? हमारे घर में जैसे लाइट है, आपके सामने बल्ब है, बल्ब के थ्रू वो क्रिएट हो रही है। डिस्ट्रॉय कौन कर रहा है? आपकी बॉडी। आपकी बॉडी एब्जॉर्ब भी कर रही है लाइट, कुछ पोर्शन तो आपकी बॉडी एब्जॉर्ब करती है ना। ऐसा तो है नहीं आपकी बॉडी से सारी की सारी लाइट रिफ्लेक्ट होके बाहर जा रही, नहीं। कुछ बॉडी आपका जैसे हमारे जो क्लॉथ है, हमारी बॉडी है, ठीक है, ये भी क्या करती है? एब्जॉर्ब करते पड़ते हैं ना यूवी लाइट्स, हमारी बॉडी एब्जॉर्ब करती है। ऐसी ये लाइट भी तो एब्जॉर्ब करती है। तो जो एब्जॉर्ब कर रही है वो फोटोन को ही एब्जॉर्ब कर रही है, तो वो डिस्ट्रॉय कर रही है फोटोन को। इसका मतलब कि अगर अगर वो लाइट, सोचो एक बार लाइट जल गई तो जल गई, तो कॉन्टिन्यूस लाइट आती रहनी चाहिए। इसका मतलब कि कुछ पोर्शन ऑफ लाइट कॉन्टिन्यूसली क्या हो रही है बच्चों? एब्जॉर्ब भी हो रही है। तभी तो आपका लाइट कंटिन्यूस चल रही है, वरना तो होना क्या चाहिए? अगर लाइट केवल क्रिएट ही हो रही है तो एक बार लाइट ऑन हो गई, बात खत्म, फिर तो रिफ्लेक्ट होके आपके आसपास एनवायरनमेंट में रहेगी। लेकिन साथ साथ लाइट क्या हो रही है बच्चों? डिस्ट्रॉय भी हो रही है, मतलब ये बोलूंगा एब्जॉर्ब भी हो रही है। इसलिए लाइट को कंटिन्यूस ऑन होना जरूरी है, वरना कुछ टाइम बाद क्या हो जाएगा? डिम एरिया बन जाएगा और धीरे धीरे लाइट की इंटेंसिटी क्या होती रहेगी? कम होती रहेगी। यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं है? कॉन्सेप्ट समझने में सब क्लियर हो रहा है? यस और नो? यस सर। ठीक है। यस सर। क्योंकि अब स्टेटमेंट हमने क्रिएट और डिस्ट्रॉय बोल दिया, तो हमने पढ़ा था कि एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉय। तो उस केस में बोलता कि कंजर्व रहती है। लेकिन यहाँ पे जो फोटॉन्स होते हैं वो नॉन कंजर्व होते हैं। फोटॉन्स आर नॉन कंजर्व, कंजर्व रहते हैं। दूसरा, अगर फोटोन मेरे एब्जॉर्ब हो रहे हैं, ठीक है, तो यहां पे मैं मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन लगा सकता हूं। ठीक है। और क्या लगा सकते हैं हम? मोमेंटम कंजर्वेशन भी लगा सकते हैं बच्चों। मोमेंटम कंजर्वेशन लगा सकते हैं, एनर्जी कंजर्वेशन भी लगा सकते हैं। तो लिख लो, व्हेन, क्वेश्चन करेंगे ना तो वहां से भी क्लियर हो जाएगा, अभी क्वेश्चन करेंगे उसके। तो फोटॉन्स आर एब्सॉर्ब मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन एंड मोमेंटम कंजर्वेशन, पूरा लिखना आप, मोमेंटम
conservation are valid or it can be applied while doing numerical. लिख लिया? यस सर। ठीक है, तो देखो, फिर हमारे आए प्लैंक साहब आए। प्लैंक साहब ने आपको पता है एक प्लैंक कांस्टेंट दिया। फिर उन्होंने बोला कि भाई साहब जो फोटोन होता है ना उसका एक मोमेंटम होता है, फोटोन हैज मोमेंटम। सर मोमेंटम तो मैंने पढ़ा है मास इनटू वेलोसिटी होता है, सही बात है। तो सर आपने तो बोला कि इसका रेस्ट मास जीरो होता है। बच्चों ऑलमोस्ट जीरो होता है, लेकिन वेलोसिटी भी तो बहुत ज्यादा है। वेलोसिटी भी तो बहुत ज्यादा है, तो उसका मतलब कुछ ना कुछ तो उसके अंदर मोमेंटम होगा ही होगा। तो वहां पे जो फॉर्मूला आया बच्चे, इसका मोमेंटम का फॉर्मूला है वो आया एच बाय लेमडा, याद रखना है, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। तो वहां पे जो मोमेंटम पी है, यहाँ पे मोमेंटम, मोमेंटम ऑफ फोटोन, पहला फॉर्मूला निकल के आया मोमेंटम ऑफ फोटोन, जो कि निकल के आया एच बाय लैम्डा। एच की वैल्यू वैसे तो आप सभी को याद है, ठीक है, आपको सभी को पता है एच क्या होता है, प्लैंक कांस्टेंट होता है। और इसका फॉर्मूला आपको पता है, सॉरी हाँ फॉर्मूला भी पता है, प्लैंक कांस्टेंट। तो आप निकाल भी सकते हो, वो कितना होगा, पी इंटू लेमडा। पी, पी की यूनिट, पी तो वही हो गया आपका क्या, मास इंटू वेलोसिटी इंटू लेमडा करोगे तो इसकी यूनिट भी निकल के आ जाएगी। अदरवाइज आपको भी पता है इसकी यूनिट क्या होती है, जूल सेकंड होती है बच्चों। इसकी होती है जूल सेकंड होती है इसकी, और इसकी वैल्यू भी आप सभी को पता है कितनी होती है, 6 इंटू 6 टू 6 इंटू 10 पावर माइनस के 34 30 जूल सेकंड। जूल सर। याद नहीं रखनी है, बिल्कुल भी याद नहीं रखनी है, क्योंकि एग्जामिनर हर बार देगा। ये आपने देखा होगा क्वेश्चन में पुराने साल के, जब आप पीवाई को कर रहे होंगे तो वैल्यू ऑलमोस्ट हर क्वेश्चन में वैल्यू गिवन होती है। इवन इसकी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में भी वैल्यू गिवन होती है, क्योंकि क्यों सर, क्योंकि आपको पता है 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर होता है 1.6 इंटू 10 पावर माइनस 19 जूल के बराबर, है ना। तो अगर मैं इसमें 1.16 10 पावर माइनस 19 जूल अलग कर दूं, तो लगभग लगभग इसकी वैल्यू आती है 4.14 इंटू 10 पावर माइनस 15 इलेक्ट्रॉन वोल्ट सेकेंड। क्या ये भी याद रखनी है सर, ये भी याद नहीं रखनी है, बस पता होना चाहिए कि इलेक्ट्रॉन वोल्ट में भी यूनिट होती है। हाँ कई जगह आपको हेल्प करेगा ये, कई जगह आपको बहुत जगह हेल्प करेगा। ये वैल्यू तो आपको याद रहती ही रहती है, क्योंकि फिर ये वैल्यू करने में आपको दिक्कत आएगी। दूसरा, आपको शायद पता भी चल गया वो कैलकुलेटर वाला हटा दिया एनटीए ने, पता चल गया ये? यस यस सर, सर। वो रिमर्स। हाँ, तो उन्होंने मना कर दिया भाई नहीं, हम नहीं दे रहे कैलकुलेटर। ठीक है, तो याद रखना, तो आपको अपनी कैलकुलेशन अच्छे से रखनी है। ठीक है, फिर क्या बोला गया बच्चों, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट को भी याद रखना, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कितने जूल होते हैं, 1.6 इंटू 10 पावर माइनस 19 जूल बता दें, ठीक है। फिर बोला गया कि फोटोन के पास एनर्जी भी होती है। फोटोन अगर मोमेंटम है तो फोटोन हैज एनर्जी, तभी तो एनर्जी कंजर्वेशन लगा पाएंगे। और वो जो एनर्जी बराबर केमिस्ट्री में वो होती है H इंटू F के बराबर। और फ्रीक्वेंसी क्या होती है बच्चों, फ्रीक्वेंसी होती है आपकी वेलोसिटी ऑफ लाइट डिवाइड बाय लेमडा। तो एच सी अपॉन में लेमडा होता है, तो फाइनली ए की वैल्यू निकल के आई एस सी अपॉन में लेमडा। अब याद करोगे, देखो एक चीज को याद करना है, ये आप पढ़ चुके हो कहीं ना कहीं पे, सर कहाँ पे पढ़ चुके हो ध्यान से देखो। सर ये एच सी जो है, सर ये एच सी की अगर मैं वैल्यू डालूं 6.624 इंटू 10 पावर माइनस 34 इंटू 3 इंटू 10 पावर 8 डिवाइड बाय लेमडा, और इसकी वैल्यू इलेक्ट्रॉन वोल्ट में लिख दूं 4.14 इंटू 10 पावर माइनस 15 इंटू 3 इंटू 10 पावर 8 डिवाइड बाय लेमडा। तो ये वैल्यू मैंने आपको इस तरीके से लिखवाई थी, अभी याद आ जाएगा, जिसकी वैल्यू लिखवाई थी 1.24। यहाँ पे लेना ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट में है, और लेमडा लेना है आपको माइक्रोमीटर में। याद आ रहा है ये कहीं हमने लिया था, यस। सेमीकंडक्टर में यस हमने सर। पढ़ा।
तो वही वैल्यू है ये बच्चों, क्योंकि मैंने 10⁻⁻�6 नीचे ले गया हूं तो इस हिसाब से ये फॉर्मूला निकल के आ गया। ठीक है, ये मिनिमम एनर्जी होती है जिससे बियॉन्ड आपका फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होता है। वो तो हम आगे जाके देखेंगे, ये फॉर्मूला बन के आता है बच्चों। कई बुक में इसको ऐसे भी दे रखा है, देखो, अगर मैं लेमडा की वैल्यू 10⁻⁻⁴ और ऊपर कर दूं, ऊपर नीचे कर दूं, तो इसकी वैल्यू हो जाती है 12400 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और लैम्डा बन जाता बच्चों आर्मस्ट्रॉन्ग। तो मैं तो वैसे रिकमेंड यही, मैं तो यही याद रखता था। ठीक है, ये याद रख सकते हो बेस्ट। वैसे ये भी रख सकते हो, बस इसमें आर्मस्ट्रॉन्ग में पुट करना है, इसमें माइक्रोमीटर में पुट करना है। तो ये दोनों तो कोई बड़ी चीज है नहीं, आप कन्वर्ट भी कर सकते हो इजीली। ठीक है, समझ में आ गया यहाँ तक? यस और नो? हाँ जी सर। ठीक है, और देखो, यहां से आपके पास E इज इक्वल टू एस सी अपॉन में लैम्डा है। ठीक है, एस सी अपॉन, अभी हमने देखा कि एच बाय सी क्या है बच्चा, आपका मोमेंटम है, मतलब P इंटू सी है, P इंटू सी। ठीक है, P इंटू सी। ठीक है, अब यहां से एक और फॉर्मूला, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला जनरेट होने वाला है। ठीक है, लिख लिया बच्चों यहां तक सभी ने? हाँ जी सर। यस ठीक है, सर। यस सर। तो आपका मोमेंटम किसके बराबर हो गया बच्चों? मोमेंटम हो गया E अपॉन में सी के बराबर हो। ठीक है, अब देखो क्या है, मान के चलो कि हमारा एक बल्ब है। ठीक है, बल्ब है, इसको सर्किट से कनेक्ट किया मैंने, बल्कि एसी सर्किट से कनेक्ट करना पड़ेगा मेरे को। एसी सर्किट से कनेक्ट किया, एसी सर्किट से जैसे कनेक्ट किया बच्चों, ठीक है, तो इसमें करंट फ्लो हो रहा होगा। करंट फ्लो हो रहा हो, करंट फ्लो होने से बच्चों ये क्या करेगा, आपको पता, फोटोन प्रोड्यूस करेगा। नंबर ऑफ फोटॉन्स प्रोड्यूस करेगा। लेकिन मेरे को क्या निकालना है, ध्यान सुनो, मेरे को निकालना है नंबर ऑफ फोटॉन्स एमिटेड पर सेकेंड निकालना है, एमिटेड पर सेकेंड। आप बोलोगे 10 सेकंड में कितना होगा, वो तो मैं 10 से बाद में अप्लाई करूंगा, लेकिन अभी मैं, मुझे क्या निकालना है, पर सेकेंड निकालना है। ठीक है, तो आपने याद करो, एक टर्म आपने पढ़ा था, जो हमारी पावर होती है, पावर का फॉर्मूला याद है बच्चों? एनर्जी की टर्म में आपने देखा था, एनर्जी पर यूनिट टाइम, याद है? एनर्जी पर हाँ जी। यूनिट टाइम, फिर वर्क डन पर यूनिट टाइम होता था। फॉर इन 1 सेकेंड, इन 1 सेकेंड पावर जो होगी पी नॉट, वो कितनी हो जाएगी बच्चों, एनर्जी डिवाइड बाय 1 हो जाएगी, तो वो ई के बराबर हो जाएगी। ई का फॉर्मूला बच्चों अभी आपने देखा था, क्या था एन का फॉर्मूला? वो था एच सी अपॉन में लेमडा, एच सी अपॉन में लेमडा। अब यहाँ पे एक फोटोन तो है नहीं, ये तो 1 फोटोन की एनर्जी थी, तो यहाँ पे कितनी एनर्जी होगी बच्चों, एन नंबर ऑफ फोटोन। तो क्या हो गए, एन नंबर ऑफ फोटोन। तो देखो, जो आपकी पावर निकली पर यूनिट सेकंड, वो कितनी निकली बच्चों, नंबर ऑफ फोटोन पर सेकंड इंटू एच सी अपॉन में लेमडा। ठीक है, तो जो आपका एन निकला, एन एन लेना बच्चों, एन जो निकला वो निकला फाइनली पी नॉट लेमडा अपॉन में एच सी। वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। इस पे क्वेश्चन आते हैं बच्चों। तो क्या क्या टर्म है इसमें, लिखना पड़ेगा ताकि पता रहे। सबसे पहले तो एन क्या है, यहाँ पे ध्यान से देख लो, एन है नंबर ऑफ फोटॉन्स एमिटेड पर सेकेंड। पी नॉट क्या है बच्चों, पावर, पावर अप्लाइड। अब पावर कहां से मिल रही है बच्चों, ये है V, ये है I, यहां से आपको पावर मिल रही है इस बल्ब को। ठीक है, दूसरा लेमडा क्या है, वेवलेंथ ऑफ फोटोन, वेव लेंथ ऑफ फोटोन। H आपको होता है प्लैंक कांस्टेंट, C है आपकी स्पीड ऑफ लाइट।
बस खत्म। समझ में आ गया बच्चों? यस और नो? क्लियर हो गया? यस सर। Yes, तो sir. देखो ये, अब ये बल्ब क्या कर रहा है? बल्ब कर रहा है इलेक्ट्रिक टू लाइट कन्वर्ट कर रहा है बच्चों। बल्ब क्या करता है? इलेक्ट्रिक टू लाइट कन्वर्ट कर रहा है, इलेक्ट्रिक टू लाइट कन्वर्ट। तो ये ध्यान से लो क्या हो रहा है यहाँ पे, इलेक्ट्रिक टू लाइट। इसमें से भी क्या होंगे, कुछ फोटोन हमने समझाया था एमिट में होने के बाद कुछ फोटोन एब्जॉर्ब हो जाते हैं, कुछ फोटोन रिफ्लेक्ट हो जाते हैं। तो ये कॉन्सेप्ट चलता रहता है। ठीक है, आगे जाके हम इसकी बहुत सारी चीजें निकालेंगे। पर अभी इसी फॉर्मूले को देखो, इस फॉर्मूले को अच्छे से देख लो। यहाँ पे एन क्या था? नंबर ऑफ फोटोन पर सेकेंड, नंबर ऑफ फोटोन पर सेकेंड था। पी नॉट लेमडा अपॉन में एच सी, पी नॉट लेमडा अपॉन में एच सी। कहीं बुक में एच सी का भी डायरेक्ट वैल्यू लिख रखे, लेकिन आप ये याद रखो, ठीक है, एच सी की वैल्यू आप डायरेक्टली भी पुट कर सकते हो बाहर। ठीक है, तो देखो क्वेश्चन क्या है, ध्यान से सुनो क्वेश्चन क्या है। मान के चलो कि एक बल्ब है, ठीक है, जो कि वॉयलेट कलर दे रहा है। एक बल्ब है जो कि रेड कलर दे रहा है। ठीक है, आपको पता है कि आपने पढ़ा है विबज्योर। जैसे विबज्योर होता है तो यहाँ पे लेमडा की वैल्यू क्या होती है बच्चों? इंक्रीज करती है। सबसे कम लेमडा वॉयलेट कलर की होते हैं, जो कि अराउंड 4000 आर्मस्ट्रॉन्ग या फिर 400 नैनोमीटर के आसपास होती है। नैनोमीटर। ये 800 नैनोमीटर या फिर 8000 आर्मस्ट्रॉन्ग, ये होगा 800 नैनोमीटर के आसपास होती है। वैसे होती है 780, कई कई बार 780 आएगा तो सर आप तो 800 बता, 780 भी चल जाता है, पर हम 800 के ही आसपास हम इसको एनालाइज करते हैं। ठीक है, वैसे कंपल्सरी 800, 780 भी हो सकता है। जो क्वेश्चन गिवन होगा आपको वही लेना बस। जो क्वेश्चन में गिवन हो, ये भी वैल्यू याद नहीं रखनी है बस। रेंज पता होनी चाहिए, 400 से 800 ये विजिबल लाइट की रेंज होती है। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन ये है कि कौन सबसे ज्यादा, विच लाइट विल प्रोड्यूस नंबर ऑफ फोटॉन्स पर सेकेंड, नंबर ऑफ फोटॉन्स पर सेकेंड कौन सबसे ज्यादा करेगा? तो मैंने देखा था बच्चों एन का फॉर्मूला, एन का फॉर्मूला क्या था? पी नॉट लेमडा अपॉन में एच सी। एच कॉन्स्टेंट है, सी भी कॉन्स्टेंट है, तो लेमडा हो गया। हमने देखा कि ईटा किसके बराबर है, नंबर ऑफ फोटोन किसके बराबर है बच्चों? लेमडा के बराबर है। लेमडा, लेमडा ऑफ वॉयलेट कलर, ये क्या है? हाफ ऑफ लेमडा ऑफ रेड कलर। देख लेना, रेड 800 है, 400 है। इसका मतलब कि नंबर ऑफ फोटोन बाय वॉयलेट कलर विल बी हाफ ऑफ नंबर ऑफ फोटोन बाय रेड कलर। इसका मतलब कि रेड कलर क्या करेगा बच्चों? ट्वाइस ऑफ नंबर ऑफ वॉयलेट कलर से ज्यादा प्रोड्यूस करेगा बच्चों। समझ में आ गया? यस और नो? सेम इंटेंसिटी। इसका मतलब कि रेड कलर थोड़ा हमें ज्यादा ब्राइटनेस देगा एज कंपेयर टू वॉयलेट कलर। क्लियर? अंडरस्टैंड दिस पॉइंट? यस और नो? Yes, sir. ठीक है, चलो एक क्वेश्चन करते हैं बच्चों, लिखो। मान के चलो कि, लिखो, ए बल्ब, अ बल्ब requires 200 watt to produce 4 into 10 raised to power 20 photons per second. Photons per second. What is the wavelength of photon? What is the wavelength of photon? आपको याद है n का फॉर्मूला क्या होता है? पी नॉट लेमडा अपॉन में एच सी। नंबर ऑफ फोटोन पता है, पावर पता है, लेमडा निकालना है। एससी की वैल्यू तो पता ही है आपको, एससी की वैल्यू हमें पता है। तो बेस्ट रहेगा कि एससी की वैल्यू आप डायरेक्ट भी पुट कर सकते हो। तो एससी की वैल्यू भी आप डायरेक्ट पुट कर दोगे तो वो भी आपके लिए आसान हो जाएगा। तो अभी हमने एससी की वैल्यू निकाली थी, याद करो, इलेक्ट्रॉन वोल्ट की टर्म में, है ना? आप उसकी टर्म में भी ले सकते हो। बाकी तो देखो वैल्यू डायरेक्टली पुट करोगे तो आ ही जाएगा। पी नॉट कितना की मैंने 200, लेमडा एच की वैल्यू 6.624 10 रेशो पावर माइनस के 34
कैलकुलेटर का यूज नहीं करना है, हैंड का ही यूज करो। नंबर ऑफ फोटोन भी बता दिए, 4 × 10⁻20। तो यहाँ से लेमडा की वैल्यू अप्रोक्सीमेटली 397.56 नैनोमीटर के आसपास आ जाएगी। क्लियर हो गया सभी को, यस और नो? यस सर। यस सर। ठीक। सेकंड, ये खुद ट्राई करना और आंसर निकालना। लिखो, ए बल्ब रिक्वायर्स 100 watt having wavelength 500 nanometer. What are the number of photons emitted per second by the bulb? What are the number of photons emitted per second by the bulb? निकालो बच्चों जल्दी से। तो देखो बच्चों क्या मांगा है क्वेश्चन में, क्वेश्चन का आंसर मांगा है नंबर ऑफ फोटोन, डायरेक्टली पूछ लिया उसने। तो नंबर ऑफ फोटोन क्या होता है, पी नॉट पावर रिक्वायर्ड लेमडा अपॉन में एच सी। पी नॉट कितना है, पी नॉट है सर 29 आप, आएगा शायद पावर में। कितना आएगा? 29। 29। 19 यस सर। 19 आएगा। 19 आ रहा है, 19 करेक्ट है। 500, आप ना यूनिट नंबर ये गलत कर रहे हो, डेसिमल में, यही सॉरी 10⁻⁴ वाला गलत कर रहे हो, यही खराब करता है बहुत ज़्यादा। इसको कैसे सॉल्व करना है, देखो 624 × 10⁻34 × 3 × 10⁻8। सॉल्व क्या किया करो, इसको एक साथ लिया करो। 10⁻⁻19 ऊपर जाके 34 हो जाएगा, 34 और माइनस के 17, फिर 17 बचेगा, तो 10⁻⁻7 प्लस के 17 बचा हुआ। देखो कैसे, ये 9 है, ये 34 ऊपर प्लस के 34 में से 9 गए आपके 25 में से 8 गए तो 17 हो गया। ऊपर से 2 ये भी हैं, 2 ये भी, 4 और हो गए 10⁻⁴। अब बचा क्या, 1 अपॉन में, सॉरी 5 अपॉन में 6.62 × 3 बच गया। ठीक है, आप 6.6 भी यूज कर सकते हो। इसको सोल्व करना है तो फाइनली आंसर आ जाएगा आपका 2515 × 10⁻19 फोटोन्स पर सेकेंड, ये आंसर है आपका। क्लियर हो गया बच्चों यहाँ तक, यस और नो? यस। ठीक है, यस। एक और क्वेश्चन लिखो, अच्छा क्वेश्चन है। लिखो, अ हाइड्रोजन एटम मूविंग, नहीं, हैविंग मास 1.67 × 10⁻⁻27 kg is moving with velocity v वेलोसिटी से मूव कर रहा है। ए फोटोन हैविंग वेवलेंथ 122 न्यूटन मीटर is moving in opposite direction. The hydrogen atom absorbs the photon and stops, रुक जाता है। what is what was the initial velocity of hydrogen atom? तो याद करो कि
एक हाइड्रोजन एटम है बच्चों, इसकी वेलोसिटी है v, मूव कर रहा है, मास भी गिवन है, मास है v है तो मतलब मोमेंटम है। यहाँ पे फोटोन है, फोटोन जाता है, इससे टकरा जाता है, ठीक है, और वो स्टॉप हो जाता है। तो ये तो हमने पढ़ा हुआ है, ऐसा कॉन्सेप्ट बहुत कोलिजन में पढ़ रखा है। कोलिजन में क्या होता है, हमने क्या बताया था, मैंने अभी स्टार्टिंग में भी पॉइंट लिखवाया था कि अगर फोटोन एब्जॉर्ब हो रखे हैं तो वहां पे हम कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम लगा सकते हैं। लिख लो यहाँ पे, सिंस फोटोन इज एब्जॉर्ब्ड, सिंस फोटोन इज एब्जॉर्ब्ड, तो वी कैन अप्लाई conservation of momentum. We can apply conservation of momentum, which says that initial momentum will be equal to final momentum. अब अगर मैं बात करूं हाइड्रोजन एटम की, तो हाइड्रोजन एटम का होगा मास इनटू वेलोसिटी। और याद करो फोटोन का क्या होगा सर, वो होगा h अपॉन में लेमडा। लेकिन दोनों की डायरेक्शन क्या है बच्चों, अपोजिट है, इसलिए माइनस साइन यहां पे लग जाएगा। इसको ब्रैकेट में लिखो ताकि पता है। सर मैं आ गया यहां तक, यस और नो? यस। अब क्या हुआ, फाइनल मोमेंटम क्या हुआ, बोला गया है कि जब एब्जॉर्ब किया तो वो रुक गया, तो भैया इसकी वेलोसिटी जीरो हो गई। अब भैया जब फोटोन भी एब्जॉर्ब होगा तो उसकी भी वेलोसिटी क्या होगी बच्चों, जीरो हो गई, खत्म क्वेश्चन। तो v की वैल्यू निकल गई एम वी इक्वल टू एच अपॉन में लेमडा। तो v की वैल्यू निकल गई बच्चों एच अपॉन में मास इंटू लेमडा। तो बस वेलोसिटी निकालनी है। h की वैल्यू आपको पता है 6.62 टेंस पावर माइनस के 34। देखो क्वेश्चन तो थोड़े से टेंस पावर वाले ही आएंगे, तो बहुत आराम से करना है। लेमडा की वैल्यू गिवन है 122 इंटू टेंस पावर माइनस के 9। तो सबसे पहले इसको ऐड करो, ये हो गया माइनस के 34, ये 34 माइनस के, तो डेफिनेटली ये बन जाएगा टेंस पावर -1। चलो अलग कर दो उसको। फिर क्या बचा बच्चों, फिर बचा आपका 6.62, ठीक है, 1.67 और नीचे आएगा 122, ठीक है। सर मास आपने 10⁻⁻27 है। सॉरी सॉरी, हाँ ठीक है, 27 और 9 36 हो गए, तो फिर ऊपर प्लस के 2 हो गया फिर, ठीक है। अब ठीक है, तो मेरे ख्याल से 662 आ जाएगा, 662 को इससे डिवाइड करोगे तो लगभग लगभग वैल्यू आती है 3.25 मीटर पर सेकेंड। इतनी ही रफ्तार से बच्चों आपका हाइड्रोजन एटम मूव करोगे। क्वेश्चन क्लियर हो गए सभी को, यस और नो इस टाइप के, यस सर। है ना। चलो अब आपका मेन टॉपिक स्टार्ट होता है बच्चों, दैट इज फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। ये जो हम मॉडर्न फिजिक्स का फर्स्ट पार्ट पढ़ रहे हैं बच्चों, पूरा का पूरा बेस्ड फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पर ही है। वैसे हम इसके बारे में जान गए थे, हमने हमने देखा था कि वहां पे हमने देखा था डिप्लीशन विड्थ में ही हम लाइट को इंसिडेंट करवा रहे थे, पर ऐसा यहाँ पे डिप्लीशन विड्थ नहीं, हमें डिप्लीशन विड्थ से मतलब ही नहीं है, हमें तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को जानना है। वहां तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के ही तो बेसिस पे था, पर हमें भी यही बोलना है कि जैसे ही लाइट इंसिडेंट करती है मेटल पे तो उसमें करंट फ्लो होने लग जाता है। पर उसको थोड़ा सा हम थोड़ा गहराई में जानने की कोशिश करेंगे, ध्यान से सुनो। देखो आइंस्टाइन ने बताया, इक्वेशन भी बताई उसने, पर हम जनरली पहले समझते हैं। देखो आइंस्टाइन ने बोला कि मान के चलो कि एक मेटल बार है, आपका ये मेटल है, ठीक है। मेटल में क्या होगा बच्चों, जैसे ही लाइट इंसिडेंट करवाएगी, हाँ जैसे ही लाइट इंसिडेंट करवाएगी, खासकर ऊपर वाले जो मेटल लेयर हो, ऊपर वाले जो लेयर होंगे वहां पे आपके मेटल्स हैं, तो वहां पे बच्चों आपको पता है इलेक्ट्रॉन्स होंगे। अभी इलेक्ट्रॉन्स क्या हैं बच्चों, वैलेंस बैंड में है। तो जैसे ही लाइट इंसिडेंट करवाएगी तो ये वाले इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएंगे बच्चों, फ्री हो जाएंगे। ये वाले इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएंगे, फ्री हो जाएंगे। तो ये बोलेंगे फ्री इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे। इनको भी यहाँ पे फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं बोलेंगे बच्चों, क्योंकि ये फोटोन से प्रोड्यूस हो रहे हैं, तो उनको बोलेंगे फोटो इलेक्ट्रॉन। क्या बोलेंगे बच्चों यहाँ पे नाम, अभी मैं लिखवाऊंगा सारी टर्म। जो भी इलेक्ट्रॉन एमिट हुए हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट से, इनको बोलेंगे बच्चों फोटो
इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अब जैसे ही आपको पता है मैं इसको बैटरी से कनेक्ट कर दूंगा तो इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, नेगेटिव से रिपेल करेंगे तो मूव करने लग जाएंगे बच्चों, मूव करने लग जाएंगे। अब हो सकता है कुछ जो नीचे वाले, अगर गहराई में थोड़ी लाइट और ज्यादा इंसिडेंट करवाता हूं तो नीचे वाले जो इलेक्ट्रॉन हैं वो क्या करते हैं, ये ऊपर वाले भी कर सकते हैं, वो दूसरे इलेक्ट्रॉन से क्या करेंगे बच्चों, टकरा भी सकते हैं। जो जो फ्री होते रहेंगे वो टकराते रहेंगे इलेक्ट्रॉन, तो वो भी क्या करते रहेंगे बच्चों, मूव करते रहेंगे। लेकिन ऊपर वाले लेयर की स्पीड थोड़ी ज्यादा होगी, उनकी काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होगी, नीचे वाले की काइनेटिक एनर्जी बच्चों कम होती रहेगी, कम होती रहेगी। पहला रीजन, एक तो उनके पास लाइट सबसे ज्यादा देखो ऊपर वाली लेयर पे आ रही है, इन पे लेयर कम आ रही है, तो डेफिनेटली इनके पास जो फोटोन एनर्जी होगी, जो इनके ऊपर फोटोन पड़ी हुई है, फोटोन एनर्जी जो इनके ऊपर इंसिडेंट हुई नीचे वाले के पास कम पड़ी है। और यहाँ पे तो ऊपर वाले में तो कम कोलिजन होगा, नीचे वाले में ज्यादा कोलिजन होगा। ज्यादा कोलिजन से पता आपको क्या होता है, एनर्जी बार बार अपनी लूज करता रहेगा। इसका मतलब वो लेस वेलोसिटी से ट्रेवल करेगा, ऊपर वाले इलेक्ट्रॉन फास्ट वेलोसिटी से ट्रेवल करेंगे। क्या ये बात कॉन्सेप्ट में आ गया सभी को? क्या ये बात सबको क्लियर हो गया बच्चों, यस और नो? एक बार प्लीज फिर से बता यस दीजिए। सर। दोबारा सुन लेते हैं, एक बार दोबारा समझ लो। देखो फोटोन, जब लाइट इंसिडेंट होगी सबसे पहले तो सरफेस पे ही तो होगी, ये बात मानते हो कि नहीं मानते, है ना? सरफेस पे होगी। Yes, क्या सरफेस पे इलेक्ट्रॉन होंगे? सर मेटल है तो डेफिनेटली इलेक्ट्रॉन होंगे, क्योंकि इलेक्ट्रॉन की संख्या तो सर आपने बता रखा है 10⁻28 पर मीटर क्यूब होता है, इतने ज्यादा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं इसके अंदर। पर वो अभी भी इलेक्ट्रॉन वैलेंस बैंड में है। वैलेंस बैंड में क्यों है? क्योंकि वो अभी वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में नहीं गए हैं, हमने पढ़ रखा है सेमीकंडक्टर में। ठीक है, तो जैसे ही इलेक्ट्रॉन के पास एनर्जी आएगी एक्सटर्नल सोर्स के थ्रू, जो कि एक लाइट है, या फिर मैं बोलूंगा यहाँ पे फोटॉन्स है, जैसे ही मैंने फोटॉन्स को इंसिडेंट करवाया तो इन इलेक्ट्रॉन, जो ऊपर वाली लेयर थी, उन इलेक्ट्रॉन्स के पास एनर्जी है तो वो मूव करने लग गए। क्योंकि ये ऊपर वाले इलेक्ट्रॉन कम कोलिजन करेंगे तो ये फास्टेस्ट होंगे, फास्ट फास्ट फोटो इलेक्ट्रॉन होंगे। मैंने फोटो इलेक्ट्रॉन बोला कि जो इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस होंगे ना फोटोन से, उनको मैंने बोला फोटो इलेक्ट्रॉन। अब जो नीचे वाले होंगे बच्चों, उनके पास कम फोटोन जाएंगे ना। देखो सरफेस के ऊपर पे ज्यादा एनर्जी इंसिडेंट हो रही है, डेप्थ में जाते रहेंगे तो कम इंसिडेंट होती रहेगी। इनके पास कम फोटोन एनर्जी आ रही है, इनके पास कम फोटोन एनर्जी आ रही है, तो बच्चों कम वेलोसिटी से ट्रेवल करेंगे, मूव विद लेस वेलोसिटी। अगर लेस वेलोसिटी से मूव कर रहे हैं तो उनके पास काइनेटिक एनर्जी भी क्या होगी बच्चों, कम होगी। तो सबसे ज्यादा काइनेटिक एनर्जी किनके पास होगी? जिस सर जो टॉप लेयर वाले होंगे, टॉप लेयर इलेक्ट्रॉन्स के पास सबसे ज्यादा फास्टेस्ट काइनेटिक एनर्जी होगी। उसके बाद धीरे 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 काइनेटिक एनर्जी बच्चों कम होती रहेगी। क्यों? क्योंकि फोटोन एनर्जी तो बच्चों सरफेस पे पड़ी हुई है। क्या ये बात सर में आ गई, यस और नो? अब क्लियर हो गया सभी को? हाँ जी। ठीक है, यस एक और बात सुनो प्यार से, देखो आराम से। क्या हमने वहां पे कंडक्शन बैंड का कॉन्सेप्ट पढ़ा था सेमीकंडक्टर में? हाँ सर पढ़ा था। क्या कहता था कंडक्शन बैंड? कंडक्शन बैंड ये कहता था, अगर आप एनर्जी कंडक्शन बैंड, सॉरी गलत, एनर्जी बैंड गैप, एनर्जी बैंड गैप का हमने कॉन्सेप्ट पढ़ा था। हमने देखा था कि सर अगर आप एनर्जी इतनी प्रोवाइड कर दो जो एनर्जी बैंड गैप से कम, या सॉरी एनर्जी बैंड गैप के बराबर या उससे ज्यादा है, तो ये वाले जो इलेक्ट्रॉन थे ना वो कंडक्शन बैंड में पहुंच जाएंगे। इसका मतलब कि एक्सटर्नल एनर्जी रिक्वायर्ड ग्रेटर देन एनर्जी बैंड गैप, हमने ये बोला था। यहाँ पे, यहाँ पे क्या होगा, ध्यान से देखो, यहाँ पे क्या होगा, जो फोटोन की एनर्जी होगी ना, फोटोन की एनर्जी वो ज्यादा होगी बच्चे इसकी इंटरनल एनर्जी, जिसको हम यहाँ पे वर्क फंक्शन बोलते हैं। यहाँ पे इसको क्या बोलते हैं बच्चे, यहाँ पे वर्क फंक्शन। अभी वर्क फंक्शन ही बताऊंगा, बस इतना याद रखना है। वर्क फंक्शन भी एक मिनिमम एनर्जी होती है बच्चों। क्या होती है? मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड सो दैट इलेक्ट्रॉन विल गेट एनर्जी एंड स्टार्ट टू मूव, मूव करना स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, और तभी मूव करेंगे जब इसको इतनी मिनिमम एनर्जी चाहिए, वरना मूव ही नहीं करेंगे। ध्यान सुन लो, मूव ही नहीं करेंगे। जैसे एग्जांपल के तौर पे इस इलेक्ट्रॉन का या इस मेटल में जो आपका वर्क फंक्शन है वो मान के चलो, मैंने बोल दिया 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। ध्यान से सुन लो, फिर हम सारे कॉन्सेप्ट को कोलेट कर देंगे। 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। अगर फोटोन की एनर्जी, अगर फोटोन की एनर्जी 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, तो डेफिनेटली 5 2 से ज्यादा है, तो इलेक्ट्रॉन को ज्यादा एनर्जी मिल गई 2 से। जैसे 2 से ज्यादा एनर्जी मिली तो बच्चे इलेक्ट्रॉन क्या करने लग जाएंगे, फोटोन फोटोन इलेक्ट्रॉन बन जाएंगे, और सप्लाई से कनेक्ट है तो मूव करना स्टार्ट कर देंगे। और जैसे मूव करेंगे तो करंट फ्लो होने लग जाएगा। दोबारा सुनो,
जैसे ही मैंने 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज्यादा अप्लाई किया तो वो इलेक्ट्रॉन एनर्जी एब्जॉर्ब करेंगे। एनर्जी एब्जॉर्ब करने के बाद बच्चों दे विल हैव काइनेटिक एनर्जी, और काइनेटिक एनर्जी से मूव करेंगे। और जब आपको पता है जब वो इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं तो उनके वजह से करंट प्रोड्यूस होता है, लेकिन उस इलेक्ट्रॉन को फिर हम फोटो इलेक्ट्रॉन बोलेंगे क्योंकि वो फोटोन के थ्रू प्रोड्यूस हुए। अब बात सबको क्लियर हो गई, यस और नो? क्या ये बात सबको क्लियर हो गई, यस और नो? हाँ जी सर। यस है ना? सर। अब थोड़ा थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। देखो, तो अगर मैं ये जानने की कोशिश करूं, ध्यान सुनो, अगर मैं जानने की कोशिश करूं तो काइनेटिक एनर्जी कितनी आएगी आपको पता है सर? देखो काइनेटिक एनर्जी पता है कितनी होगी सर? देखो, आपने 5 दी, दो तो ये खा गया, कम से कम तो उसको दो तो चाहिए चाहिए। बाकी कितनी एनर्जी बची है आपके पास सर? 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बची। तो ये 3 इलेक्ट्रॉन कौन खा गया सर? ये फोटो इलेक्ट्रॉन खा गया, और फिर वो मूव करने लग गया इसी 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट को। वो 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से नहीं करेगा भाई, दो तो उसको मिनिमम चाहिए चाहिए करने के लिए। किससे मूव करेगा सर? मूव करेगा 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से। इसका मतलब कि जो काइनेटिक एनर्जी है इज अप्लाइड एनर्जी माइनस के वर्क फंक्शन के बराबर होता है। ये होता है आपका काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला। सर में आ गया? क्या क्लियर हो गई, यस और नो? यस। थोड़ा सा और डीप में जाते ध्यान से देखो। यस। अभी सारे पॉइंट लिखवाऊंगा, ठीक है? फिर मैं कोलेट करवा दूंगा। मान के चलो आपने यहाँ पे 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट दिए। इस फोटोन की सभी फोटोन की एनर्जी 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, सभी जितने भी फोटोन पड़े। सर एक फोटोन पड़ते हैं? नहीं, अभी आपने देखा 10⁻20 फोटोन इंसिडेंट करवा रहे हैं, 20 फोटोन। तो इसका मतलब सब फोटोन की एनर्जी होगी 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है? सर एक चीज बताओ, ये जो ऊपर वाले इलेक्ट्रॉन्स हैं सर, ये तो चलो 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ले रहे हैं, ठीक है? 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ले रहे हैं, सही बात। तो जब ये 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट अपने में एब्जॉर्ब करवा दें, कितने इलेक्ट्रॉन वोल्ट से मूव करेंगे सर? 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से। मतलब दे विल हैव 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट काइनेटिक एनर्जी। दे विल हैव 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट काइनेटिक एनर्जी किसके पास सर? जो टॉप लेयर इलेक्ट्रॉन है उनके पास, ठीक है? फिर मैं आपको क्या समझाया था? नीचे वाले इलेक्ट्रॉन के पास तो भाई साहब कम हो जाएगी और भी एनर्जी। इसका मतलब उनके पास 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट नहीं पहुंचेगी सर, उनके पास हो सकता है 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पहुंचे, लगभग लगभग 4 इलेक्ट्रॉन। पर सर ये तो 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट तो पहले खाएंगे क्योंकि वर्क फंक्शन है, वर्क फंक्शन तो मिनिमम एनर्जी चाहिए चाहिए। तो 4 में से 2 गए तो कितने बचे सर? इनके पास केवल 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बचे। इन्हीं 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से वो मूव करेंगे, ठीक है? जो नीचे वाले इलेक्ट्रॉन्स होंगे, नीचे वाले इलेक्ट्रॉन सर, उनके पास तो सर केवल 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ही पहुंचेगी एनर्जी, ठीक है? फिर उनको तो 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट चाहिए चाहिए, फिर वो कितने से मूव करेंगे? सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से मूव करेंगे। ऐसे थोड़ा डेप्थ में जाते रहेंगे जाते रहेंगे जाते रहेंगे। तो मिनिमम काइनेटिक एनर्जी तो बच्चों 0 से ज्यादा होनी चाहिए। सबके पास काइनेटिक एनर्जी सेम नहीं रहती, काइनेटिक एनर्जी सबकी वेरी करती रहती है। और वेरी कहां से कहां करती है बच्चों? 0 से लेकर E-5 वेरी करती है। हाँ, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी तो रहेगी E-5, और मिनिमम काइनेटिक एनर्जी रहेगी बच्चों 0। 0 तो रहनी ही चाहिए, मतलब 0 का मतलब आपने एग्जैक्ट 2 3 सॉरी कितने दिए? 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट दिए। जस्ट आपने 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट दिए, 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट दिए। तो जस्ट अभी इलेक्ट्रॉन फ्री हुआ है, अभी मूव करना स्टार्ट नहीं किया, मूव कर ही नहीं पा रहा हो, अभी तो बस फ्री हुआ है। अभी तो फोटो इलेक्ट्रॉन बना है 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। तो जैसे ही आपने 2.1 दिया, तो जैसे 2.1 दिया तो 2 से ज्यादा हो गया। 2 से ज्यादा होने पर 0.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से उस काइनेटिक एनर्जी से बच्चों वो मूव करेगा, उस काइनेटिक एनर्जी से वो मूव करेगा। तो डेफिनेटली हर एक इलेक्ट्रॉन की आपकी काइनेटिक एनर्जी डिफरेंट रहेगी। टॉप लेयर की काइनेटिक एनर्जी ज्यादा रहेगी। जैसे जैसे हम बॉटम साइड में आते रहेंगे तो सबकी काइनेटिक एनर्जी बच्चों रिड्यूस होती रहेगी। तो हमने अप्रोक्सीमेट मान लिया कि काइनेटिक एनर्जी वेरी करते हैं 0 to E-5, और काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम जो होती है वो होती है आपकी E-5। अब बताओ कोई डाउट है तो फिर, नहीं है तो मैं लिखवाऊं? कोई डाउट है? नो सर। सभी को क्लियर हो गया अच्छे से? ठीक है, तो मेरे ख्याल से यही आपकी आइंस्टाइन इक्वेशन थी, ठीक है? तो लिख लेते हैं, पहले लिख लो, ऐसे लिखो, ऐसे बनाओ, मेटल बार है ये, ठीक है?
ठीक है बच्चों, ये लाइट इंसिडेंट हो रही है आपके पास, फोटोन इंसिडेंट। ठीक है, अब होगा कि जैसे ही फोटोन इंसिडेंट होंगे तो बच्चे इलेक्ट्रॉन मूव करने लगे। ठीक है, तो लिख लो, when electromagnetic radiation when electromagnetic radiation of suitable wavelength are incident on metallic surface. When electromagnetic radiation of suitable wavelength are incident on a metallic surface, then electrons are emitted. Then electrons are emitted. This phenomena is called photoelectric effect. This phenomena is called photoelectric effect. नेक्स्ट लाइन से लिखो, द इलेक्ट्रॉन एमिटेड इन फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट, द इलेक्ट्रॉन एमिटेड इन फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट इज कॉल्ड photoelectron, is called photoelectron, is called photoelectron. If the current passes through the circuit in photoelectric effect, if current passes through the circuit in photoelectric effect, then the current is called photoelectric current. Then the current is called photoelectric current. अब ऐसे लिखो, if E be the energy of one photon, energy of one photon, तो लिखो, to emit the photoelectron, to emit the photoelectron, E should be greater than equal to phi. यहाँ पे phi क्या है बच्चों? वर्क फंक्शन है। यहां तक लिख लिया सभी ने? Yes. लिखो, वर्क फंक्शन इज द मिनिमम एनर्जी, वर्क फंक्शन ऑफ मेटल, वर्क फंक्शन ऑफ मेटल इज द मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड, मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस फोटो इलेक्ट्रॉन, मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस फोटो इलेक्ट्रॉन। ठीक है बच्चों, तो हर एक मेटल की ना अलग अलग होती है। ठीक है, हर एक मेटल की क्या होती है बच्चों, अलग अलग फोटो एनर्जी होती है। जैसे सीजियम है, ठीक है, सी एस आपने पढ़ा है केमिस्ट्री में, तो उसकी सबसे कम वर्क फंक्शन होता है, मतलब कि कम एनर्जी देने पे वो ज्यादा लाइट प्रोड्यूस करेगा, कम एनर्जी देने पे लाइट प्रोड्यूस करेगा बच्चों, ज्यादा तो नहीं, कम एनर्जी देने पे लाइट प्रोड्यूस करेगा। हाँ, ज्यादा एनर्जी देंगे तो और ज्यादा फोटोन इंसिडेंट होंगे। ठीक है, तो ई तो हो गया, ई शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 5 होना चाहिए। ठीक है, अब लिखो, काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन, काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन कैन बी कैलकुलेटेड एज k equals to e minus 5. This kinetic energy is for fastest electron, ये है fastest electron की, that means k will be less than e minus 5
फॉर अदर इलेक्ट्रॉन्स। अदर इलेक्ट्रॉन मैंने बताया था ना, जो टॉप लेयर इलेक्ट्रॉन्स है उसकी तो ये वाली होगी, बॉटम वाले की जैसे डेप्थ में जाएंगे उतनी रहेगी। तो रेंज क्या होगी के की रेंज होगी बच्चों, 0 से तो बड़ी होनी चाहिए, मिनिमम तो उतनी ही होनी चाहिए, E-5 होनी चाहिए, E-5 होनी चाहिए। और आपको पता है अभी हमने के की, अगर मैं फास्टेस्ट इलेक्ट्रॉन के लिए भी निकालूं तो हम कैसे निकालेंगे, तो यहाँ से देखो एक और फॉर्मूला भी निकल गया। तो अगर मुझे अगर फास्टेस्ट इलेक्ट्रॉन की भी निकालनी है तो ई का फॉर्मूला अभी हमने निकाला, ई का फॉर्मूला जो कि था Hc/, में लैम्डा -k/5, ये निकल गया आपका फॉर्मूला। और ज़्यादातर इसकी यूनिट इलेक्ट्रॉन वोल्ट में ही रहती है, तो फोटो इलेक्ट्रॉन की बात करें तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में रहती है बच्चों इसकी एनर्जी, अब जूल में नहीं आएगी ज़्यादातर, हमेशा मैक्सिमम क्वेश्चन में आप इलेक्ट्रॉन वोल्ट ही देखोगे। और आपको पता है एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कितने जूल होते हैं, वो मैं आपको लिखवा चुका हूँ। 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट में 1.6 इंटू 10⁻⁻19, जो कि चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन है, इतना ही आपका जूल होता है। ठीक है बच्चों, लिख लिया यहाँ तक सभी ने, यस और नो? यस सर। यस। ठीक है, एक ग्राफ भी आता है, इस ग्राफ पे क्वेश्चन भी आ रखा है बच्चों। तो ये होता है बच्चों काइनेटिक एनर्जी, यहाँ पे बता रखा है ना नंबर ऑफ फोटॉन्स। तो ये ग्राफ क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि काइनेटिक एनर्जी किन किन के पास होगी सबसे ज्यादा। तो आपको पता है डेफिनेटली काइनेटिक एनर्जी जो टॉप लेयर वाले इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो तो कम ही है ना भाई, टॉप लेयर वाले इलेक्ट्रॉन तो कम ही है, सबसे ज्यादा होंगे ये वाले इलेक्ट्रॉन और सबसे कम होगी इनकी। तो देखा गया जो इलेक्ट्रॉन की एनर्जी होगी, ठीक है, जो वेरी करेगी, काइनेटिक एनर्जी वेरी करेगी, वो इस हिसाब से करेगी बच्चों, इस हिसाब से। इस तरीके, तो ये वाली होगी बच्चों मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी, जो कुछ इलेक्ट्रॉन के पास होगी, मैं तो बोलूंगा टॉप लेयर के वालों के पास होगी। जो बॉटम वाले होंगे उनके आसपास ऑलमोस्ट जीरो काइनेटिक एनर्जी होगी, ठीक है। और जो मिड एरिया में होंगे उनके पास, जहां पे सबसे ज्यादा नंबर ऑफ फोटॉन्स है, फोटो नहीं, फोटो इलेक्ट्रॉन्स पूरा लिखना है बच्चे, यहाँ पे है नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, ये ग्राफ याद रखना है आपको। ग्राफ कभी कभी ग्राफ आ जाता है तो ग्राफ का कैसे है, थोड़ा सा टिल्ट है लेफ्ट साइड में, ऐसा ग्राफ नहीं है कहीं आप सोच रहे हैं ऐसा ग्राफ है बीच में, नहीं। कैसा ग्राफ है, कुछ इस तरीके से ग्राफ है, ऐसे ग्राफ है कुछ, ठीक है, थोड़ा सा टिल्ट है लेफ्ट साइड। क्लियर है बच्चों यहाँ तक सभी को? तो एक और फॉर्मूला आ गया हमारा, कोई डाउट तो नहीं यहाँ तक, सभी को क्लियर हो गया? यस सर। यस। ठीक है बच्चों, तो देखो अब एक चीज बताओ, जब मैंने लाइट इंसिडेंट करवाई, जब मैंने लाइट इंसिडेंट करवाई तो मैं बोलता हूं कि जब मैंने लाइट इंसिडेंट करवाई तो क्या सारे के सारे, क्या सारे के सारे लाइट की वजह से, फोटॉन्स की वजह से फोटो इलेक्ट्रॉन जनरेट हो रहे हैं? सर ऐसा तो नहीं है, कैसे, देख लेते हैं एक बार दोबारा एग्जांपल के तौर पे। मैंने समझाया था आपको कि लेट सपोज कि आपने थोड़ा सा बड़ा एरिया ले लिया ताकि थोड़ा सा और अंडरस्टैंडिंग हो, कि मान के चलो ये नंबर ऑफ फोटॉन्स आपने इंसिडेंट करवाए, एन नंबर ऑफ फोटॉन्स, एन नंबर ऑफ फोटॉन्स पर सेकेंड आपने इतने इंसिडेंट करवाए बच्चों। तो क्या डेफिनेटली जो, और इनका जो वर्क फंक्शन है बच्चों अप्रोक्सीमेट मान लो 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, और जो आपने इंसिडेंट करवाया वो 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। तो मैंने बोला था जो टॉप वाले इलेक्ट्रॉन होंगे ना बच्चे, जो टॉप वाले इलेक्ट्रॉन होंगे उनके पास तो भाई साहब पूरी की पूरी 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ही जाएंगे। तो ये कितने इलेक्ट्रॉन से मूव कर रहे हैं बच्चों? 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से मूव कर रहे हैं। 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के पास काइनेटिक एनर्जी किससे वो मूव कर रहे हैं,
और वो प्रोड्यूस भी हो गए। ठीक है, अब जो बॉटम वाले इलेक्ट्रॉन्स होंगे उनके पास एनर्जी ही कितनी जाएगी, उनके पास 5 नहीं जाएगी इलेक्ट्रॉन की एनर्जी, उनके पास जाएगी लगभग लगभग मान के चलो 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट जाएगी। 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट जाएगी, दो तो वर्क फंक्शन खा गया। कितने इलेक्ट्रॉन वोल्ट से मूव कर रहे हैं सर? 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से मूव कर रहे हैं। मान के चलो बॉटम वाले के पास 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पहुंची, तो भाई साहब 0 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ही ऑलमोस्ट हो गई, तो फ्री तो हो गए, मूव नहीं कर पा रहे। लेकिन अगर नीचे वाले इलेक्ट्रॉन्स होंगे उनके पास तो मान के चलो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ही पहुंची। 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, लाइट तो पहुंच रही है ना, हाँ सर लाइट तो पहुंच रही है, लेकिन कम पहुंच रहे हैं, कोई बात नहीं, फोटोन तो इंसिडेंट हो रहे हैं, लेकिन उस फोटोन की एनर्जी जो पहुंच रही है सर वो ओनली 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पहुंची। और लेकिन फाइव तो आपका 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। इसका मतलब कि क्या इलेक्ट्रॉन मूव कर पाएंगे? इवन ये वाले भी इलेक्ट्रॉन मूव नहीं कर पाएंगे। मूव नहीं कर पा रहे तो मतलब दीज आर नॉट फोटो इलेक्ट्रॉन्स, दीज आर फोटो इलेक्ट्रॉन्स। इसका मतलब कि हमेशा ही नंबर ऑफ, ध्यान से सुन लो, नंबर ऑफ जो फोटो इलेक्ट्रॉन्स होंगे दैट विल बी लेस देन नंबर ऑफ फोटोन इंसिडेंटेड। यस और नो, होंगे कि नहीं होंगे? है ना? तो इसी से ही बच्चों एक निकली क्वांटम एफिशिएंसी। ठीक है, क्वांटम एफिशिएंसी क्या कहता है बच्चों, जिसको हम लैम्बडा से रिप्रेजेंट करते हैं? क्वांटम एफिशिएंसी क्या कहता है बच्चों? एफिशिएंसी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट बताता है। एफिशिएंसी ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट बताता है बच्चों, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट बताता है। ये क्या बताता है? ये बताता है रेशो ऑफ नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स, फोटो इलेक्ट्रॉन्स एमिटेड डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ फोटॉन्स इंसिडेंट। और अगर परसेंटेज में निकालना है तो 100। ये होता है फॉर्मूला। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे मैंने आपको एक सोलर सेल बताया था, वैसे सोलर सेल का इससे कोई लिंक नहीं है, बट काम तो कुछ इस तरीके से कर रहा है ना कि लाइट इंसिडेंट हो रही है और करंट प्रोड्यूस कर रहा है। पर आपने वहां पे जब हम बात करते, जब अगर हम गैलियम आर्सेनाइड को सबसे ज्यादा यूज करते, लेकिन गैलियम आर्सेनाइड की बच्चों एफिशिएंसी 5 से 10% होते हैं। इसका मतलब कि जो आपके घर के ऊपर जो सोलर सेल लगे रहते हैं बच्चों, वो अगर लाइट इंसिडेंट 100 हो रही है ना, तो उसमें से फोटो इलेक्ट्रॉन केवल 10 ही प्रोड्यूस हो रहे हैं। इसका मतलब कि जो जो करंट को कंस्टिट्यूट कर पा रहे हैं ना, जो करंट प्रोड्यूस कर पा रहे हैं, वो केवल 10 ही हो पा रहे हैं। मतलब आपने इतने नंबर ऑफ फोटोन इंसिडेंस करवाए तो उसका 10% ही प्रोड्यूस कर पा रहे हैं बस। तो ये होते एफिशिएंसी, कि कितना आपको एफिशिएंट आउटपुट मिल रहा है। तो आपको लेस आउटपुट मिलता है बच्चों, हमेशा ही लेस आउटपुट मिलता है। क्या ये बात क्लियर हो गई सभी को? क्या ये बात अच्छे से क्लियर हो गई एवरीवन? यस सर। ठीक है, तो यहां से मेरे को नंबर ऑफ फोटोन इंसिडेंटेड डिवाइड बाय नंबर ऑफ फोटोन, सॉरी, नंबर ऑफ फोटोन, फोटो इलेक्ट्रॉन एमिटेड डिवाइड बाय नंबर ऑफ फोटोन इंसिडेंट। तो जो पहले वाला फॉर्मूला पढ़ा था ना और ये वाला फॉर्मूला, ये दोनों कई बार मिक्सअप आ जाता है, याद करो। हमने, अगर मैं इसको ऐसे लिख दूं, नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस, नंबर ऑफ फोटोन प्रोड्यूस्ड इनटू में 100 है, या 100 भी नहीं लगाता, सिंपल एक न्यूमेरिकल वैल्यू है। आपने नंबर ऑफ फोटोन देखा था पर सेकंड का फॉर्मूला क्या देखा था? हमने देखा सर पर सेकंड का फॉर्मूला देखा था पी नॉट लैम्डा अपॉन में एच सी, है ना? तो यहाँ पे एक तो देखेगा नंबर ऑफ फोटोन ही है ये, तो यहाँ पे एन ई की वैल्यू भी जा सकती है। एन ई क्या हो जाएगा बच्चों? गामा टाइम्स एन पी, जो कि हो जाएगा आपका पी नॉट लैम्डा अपॉन में एच सी। इस तरीके से भी आप फॉर्मूले को देख सकते हैं। तो नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन एमिटेड पर सेकंड हो गया बच्चों, ये क्या हो गया? नंबर ऑफ फोटॉन्स, फोटो इलेक्ट्रॉन्स एमिटेड पर सेकंड।
इसको याद करना जरूरी नहीं है, मैं तो रिकमेंड नहीं करूंगा, मैं रिकमेंड करूंगा आप ये याद रखो और ये याद रखो बस, वहां से तो ऑटोमेटिकली आ जाएगा। ज्यादा फॉर्मूले याद नहीं करने, 2 फॉर्मूले याद होने ही होने चाहिए। क्लियर हो गया यहां तक सभी को, यस और नो? क्लियर एवरीवन? Yes, sir. Yes, sir. ठीक Yes, है, sir. नेक्स्ट देखो, बहुत छोटे छोटे टॉपिक हैं। नेक्स्ट आता है आपका थ्रेशोल्ड एनर्जी, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी बच्चों। तो देखो, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी क्या कहता है? थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी कहता है बच्चों, मान के चलो कि भाई सेमीकंडक्टर बार है, ठीक है, ये फोटोन है। फोटोन की वजह से इलेक्ट्रॉन्स क्या होंगे बच्चों? एमिट करेंगे, ठीक है, जो कि फोटो इलेक्ट्रॉन बन जाएंगे। इसका कुछ ना कुछ वर्क फंक्शन होगा फाइन। और आपने देखा था कि जो के मैक्स आ रहा था आपका, काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम आ रही थी, वो क्या आ रही थी बच्चों? ई माइनस पाई के बराबर आ रहा था। और ई में फॉर्मूला था बच्चों एच सी बाय लेमडा माइनस के फाइव, हमने ये देखा था बच्चों। तो जो सी बाय लेमडा होता है बच्चों, तो फ्रीक्वेंसी तो होता है एच एफ, ज्यादा तो वो एच एफ होता है, ठीक है, ध्यान से सुनो, और एच एफ होता है। इसका मतलब कि, इसका मतलब कि ध्यान से देखो, इसका मतलब क्या है कि हमारी जो एनर्जी होनी चाहिए, जो एनर्जी ऑफ फोटोन होनी चाहिए, वो दैट शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 5 होनी चाहिए। तो अगर इसको मैं मिनिमम एनर्जी ले लूं, बस एमिट कर रहा है वो, मिनिमम एनर्जी ले लूं, दैट विल बी इक्वल टू 5 होनी चाहिए। और एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है? एच एफ, एच एफ। तो यहाँ पे होगा एच एफ मिनिमम, मिनिमम को मैंने बोल दिया यहाँ पे थ्रेशोल्ड। देखो मैंने क्या बोल दिया, एच एफ, एफ के पास मैंने थ्रेशोल्ड या मिनिमम भी लिख सकता ना, मैंने थ्रेशोल्ड बोल दिया। तो यहाँ पे जो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी हो गई, दैट विल बी 5 अपॉन में एच, 5 अपॉन में एच, या फिर 5 हो गया एच एफ थ्रेशोल्ड। तो फिर ये फॉर्मूला क्या बन गया, ध्यान से देखो, ये फॉर्मूला बन गया है, यहाँ पे तो एच एफ है ही है, ये तो अप्लाइड किया गया है। मिनिमम कितना चाहिए? 5 कितने के बराबर है? एच इंटू एफ थ्रेशोल्ड। इसका मतलब कि एच अगर मैंने कॉमन लिया तो एफ माइनस एफ थ्रेशोल्ड होना चाहिए। मतलब जो आपकी ना, जो फ्रीक्वेंसी होनी चाहिए ना बच्चों, वो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से ज्यादा होनी चाहिए, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से ज्यादा होनी चाहिए, तभी उसके अंदर बच्चों इलेक्ट्रॉन बनेंगे, सॉरी, जब लाइट इंसिडेंट होगी तो फोटो इलेक्ट्रॉन बनेंगे, और वो एक पर्टिकुलर काइनेटिक एनर्जी से मूव करेंगे, वो पर्टिकुलर काइनेटिक एनर्जी से मूव करेंगे। तो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी वो मिनिमम फ्रीक्वेंसी है जिससे इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे बच्चों? एमिट करेंगे, जस्ट एमिट करेंगे आउट ऑफ द मेटल, मेटल से या मेटल लेयर से क्या करेंगे बच्चों? एमिट करने लगेंगे इलेक्ट्रॉन, उन्हीं फोटो इलेक्ट्रॉन, उसी को ही बोलेंगे बच्चों थ्रेशोल्ड एनर्जी। सर में आ गया बच्चों, यस और नो? Yes, अब sir. काइनेटिक एनर्जी तो देखो नेगेटिव तो जा नहीं सकती है, डेफिनेटली ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो ही होगी, ये कांस्टेंट तो इधर हो जाएगा। तो मेरी एफ की वैल्यू क्या होनी चाहिए बच्चों? ग्रेटर देन इक्वल टू एफ थ्रेशोल्ड होनी चाहिए। तो जो आपकी अप्लाइड है ना फ्रीक्वेंसी, दैट मस्ट बी इक्वल टू थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से ज्यादा होनी चाहिए। सर में आ गया यहां तक, यस और नो? क्लियर? Yes, sir. तो लिख लो, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी इज द मिनिमम फ्रीक्वेंसी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, ब्रैकेट में लिख लेना फोटॉन्स। इट इज द मिनिमम फ्रीक्वेंसी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, ब्रैकेट में लिख लेना फोटॉन्स, विच कैन प्रोड्यूस फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, विच कैन प्रोड्यूस फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। तो इसमें आपको ये याद रखना है और ये याद रखना है, तो आप खुद बना सकते हो। आई थिंक बनाओगे तो ज़्यादा से ज़्यादा याद रखे जाएंगे चीज़ें। रिकमेंड यही रहेगा कि ये याद रखो और ये याद रखो और जल्दी से बना लो फॉर्मूला। इतने सारे फॉर्मूले तभी याद होंगे जब आप बार बार रिवाइज करोगे, तो फिर आपको ऑटोमेटिकली एग्जाम टाइम पे भी याद होने लग जाएंगे, ठीक है। लिख लिया बच्चे यहाँ तक सभी ने? ठीक है, तो अब देखते हैं हम इसका ग्राफ कैसे बनाएंगे। देखो, तो अभी हमने लिखा कि के जो था हमारा, के निकल के आया था बच्चों आपका, के मैक्स निकल के आया था एच
एफ माइनस एफ एम। ठीक है, तो अगर मैं ग्राफ ड्रॉ करने की कोशिश करूं, यहाँ पे एफ है, यहाँ पे के मैक्स है, एफ मेरा वेरिएबल है, ये वेरिएबल है बच्चों। तो अगर मैं इसको सेपरेट डिवाइड करूं, सेपरेट मल्टीप्लाई करूं, तो एच एफ है माइनस के एच एफ एम। एफ एम को लिख रहा हूँ टी एच है, टी एच। ये तो पूरा का पूरा कांस्टेंट ही हो गया। ये हो गया बच्चे आपका स्लोप हो गया। तो एक तरीके का अगर मैं देखूं, तो अगर मेरी एफ जीरो है, एफ जीरो है तो नेगेटिव वैल्यू आ जाएगी, तो कहीं ना कहीं ये वैल्यू ऐसे जाएगा। काइनेटिक एनर्जी जीरो नहीं हो सकता ना, नेगेटिव नहीं हो सकता, इसलिए यहां वाली लाइन मैं नहीं बना सकता हूं। इसको मैं डॉटेड से रिप्रेजेंट कर सकता हूं, दैट विल बी माइनस एच एफ थ्रेशोल्ड, पर ये होगी नहीं वैल्यू। ठीक है, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी कैन नॉट बी नेगेटिव। ठीक है, इसका जो थीटा है, जो कि टेन थीटा होगा, वो हमें क्या देगा बच्चों, एच देगा। और ये वाली फ्रीक्वेंसी क्या है सर, ये है मिनिमम फ्रीक्वेंसी, दैट इज थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। क्योंकि जैसे ही मैं एफ इक्वल टू एफ टी एच पुट करूंगा तो मेरे को जीरो काइनेटिक एनर्जी मिल जाएगी। तो मेरे ख्याल से एग्जैक्ट ग्राफ रिप्रेजेंट कर रहा है इसको। सर में आ गया बच्चों, यस और नो, क्लियर दिस पॉइंट? Yes. ठीक है, तो लिखो, क्वेश्चन लिख लो एक। फाइंड द थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी ऑफ सीजियम, फाइंड द थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी ऑफ cesium having work function 1.9 electron volt, having work function of 1.9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो अभी हमने देखा था, देखो फॉर्मूला कैसे करोगे सर, E शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 5। सर E मिनिमम निकाल लें क्या? हाँ बिल्कुल निकाल लो। E मिनिमम किसके बराबर हो जाएगा बच्चों, 5 के बराबर हो जाएगा। E मिनिमम होगा H F थ्रेशोल्ड इक्वल टू 5। तो F थ्रेशोल्ड किसके बराबर आ गया बच्चों, 5 अपॉन में H के बराबर आ गया। 5 आपने निकाला 1.9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब सोचो अगर आपको वो वैल्यू याद रहती H की, तो थोड़ा इजी पड़ जाता। जैसे कि थोड़ी बहुत मुझे याद हो गया, 4.14 टेंस पावर माइनस के 15 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो देखो इजी पड़ गया ना, इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर सेकेंड। ये कट गया, 1/सेकेंड फ्रिक्वेंसी होता है तो सेकेंड नीचे रहेगा, ये ऊपर रहेगा, तो 1.9 डिवाइड बाय 4.14 ऊपर हो जाएगा टेंस पावर प्लस 15। मेरे ख्याल से एक जीरो और दे देनी चाहिए इसको, कैलकुलेशन हो जाएगी 19 इंटू टेंस पावर 14 डिवाइड बाय 4.14। अब इसको सोल्व करने की उतनी है, ऑप्शन चेक करो। ऑप्शन चेक करोगे तो ये 4 है, ये 20 के आसपास है, तो 4 पॉइंट समथिंग होना चाहिए। अगर दो हैं ऑप्शन 4 पॉइंट समथिंग है, फिर तो देखो एग्जैक्टली निकालना ही पड़ेगा। लेकिन ऑप्शन में ऐसा है, 2 है, 3 पॉइंट समथिंग है, 4 पॉइंट समथिंग है, 5 पॉइंट समथिंग है, तो आपका आंसर होगा 4 पॉइंट समथिंग। समझ में आ गया? यस और नो? क्लियर हो गया बच्चों कैसे करना है? Yes, sir. ठीक यस है, सर, और यस न्यूमेरिकल सर। टाइप तो फिर तो कोई ऑप्शन ही Sir, नहीं but भैया। closest, हाँ बोलो। sir, but closest integer तो 5 पड़ेगा ना इससे? हैं? Closest integer 5 नहीं पड़ेगा इससे? क्लोजेड इंटीजर थोड़ा बोला मैंने तेरे को, एमसीक्यू बोला अभी तो। अच्छा sir. एमसीक्यू में तो 4 पॉइंट ही आएगा ना। देख 5 से ऊपर तो जा ही नहीं सकता है, क्यों? एक तो 20 से छोटा हो गया 19, और 4 से बड़ा हो गया नीचे, तो 5 तो जा ही नहीं सकता। कैलकुलेटर भी यूज करेगा तो कैलकुलेटर भी तेरे को 19 डिवाइड बाय 4.14 4.58 बता रहा, देख। वैसे तो तू बोलेगा इंट उसके टर्म में करेंगे, ग्रेटेस्ट इंटीजर के टर्म में करेंगे, समथिंग ऐसा करेंगे, तो 5 लेगा, पर उसने वो थोड़ा पूछा तेरे से। मैं तो तेरे को एमसीक्यू दे रहा हूँ, एमसीक्यू में तेरे को चेक करना है कि अगर 2.3 पॉइंट समथिंग, 4 पॉइंट समथिंग, 5 पॉइंट समथिंग है, तो डायरेक्टली यहां से बस सॉल्व करके 4 पॉइंट समथिंग ले लो। पर थोड़ा दिमाग से काम करना है, वहां पे जल्दबाजी नहीं करनी है। ठीक है, क्वेश्चन हमेशा स्टार्टिंग में आप इजी ही लगाओ, ताकि अपने ऊपर थोड़ा कॉन्फिडेंस आ जाए। यहीं पे प्रैक्टिस जो आपकी टेस्ट सीरीज होती है बच्चों, उसको इस तरीके से ही सॉल्व करना है कि आपको हमेशा सबसे पहले इजी क्वेश्चन लगाना है। क्योंकि जब आप इजी क्वेश्चन लगा लोगे तो अपने ऊपर कॉन्फिडेंस आने लग जाता है, और जैसे आप कॉन्फिडेंस आओगे ना, तो वो आओगे नहीं एग्जाम में, और आप फिर धीरे धीरे क्वेश्चन, टफ क्वेश्चन भी लगाने लग जाओगे। क्योंकि देखो, एक बॉल पे ही छक्का मारना, 3 घंटे का पेपर है ये। ठीक है,
अब उसके लिए प्रैक्टिस आपको बार बार करती रहनी पड़ेगी, बार बार। तो उस टेस्ट सीरीज को थोड़ा सा सीरियसली लेके चलो, यही आपका गेम को अच्छे से बिगाड़ेंगे या ये गेम खराब करेंगे। तो अपनी स्ट्रेटजी खुद की बनाओ कि किस हिसाब से मेरे को करना चाहिए। ठीक है बच्चों, लिख लिया यहां तक सभी ने, यस और नो? यस। Yes, sir. ठीक है, अब ऐसे ही बस लास्ट टर्म है बच्चों, थ्रेशोल्ड वेवलेंथ। थ्रेशोल्ड वेवलेंथ लिखो, थ्रेशोल्ड वेवलेंथ। उल्टा ही होगा, देखो थ्रेशोल्ड वेवलेंथ क्या होता है, आपको पता है कि E शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 5 होना चाहिए, मतलब ई मिनिमम। ई मिनिमम क्या होना चाहिए बच्चों, 5 के बराबर होना चाहिए। ई मिनिमम क्या होता है, ई मिनिमम होता है एच सी अपॉन में लेमडा। अब लेमडा नीचे है, नीचे है, तो ये तो थ्रेशोल्ड हो गया। तो लेमडा थ्रेशोल्ड किसके बराबर हो गया बच्चों, लेमडा थ्रेशोल्ड हो गया एच सी अपॉन में 5 के बराबर। ये भी फॉर्मूला ऐसे ही जनरेट करना है, याद करने की जरूरत नहीं है, ऐसे ही जनरेट करना है। मैंने आपको, याद करो, एच सी का एक टर्म लिखवाई थी, एच सी को कैसे याद करना है, 0.24 इलेक्ट्रॉन वोल्ट था, इनटू में माइक्रोमीटर था। तो माइक्रोमीटर माइक्रोमीटर कैंसिल हो जाता था, है ना। लेकिन नीचे 5 क्या है बच्चों, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। तो जो ये वैल्यू देगी हमें माइक्रोमीटर में देगी। समझ में आ रहा है? देखो याद करो, अभी मैंने ई का फॉर्मूला लिखवाया था आपको, 1.24, और नीचे लिखवाया था लेमडा। लेमडा होना चाहिए माइक्रोमीटर में, और ये होना चाहिए इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, है ना। तो अगर मैं लेमडा को इससे मल्टीप्लाई कर दूं तो 1.24 इंटू माइक्रोमीटर आ जाएगा। तो ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट कैंसिल, तो 1.24 समथिंग इंटू माइक्रोमीटर आएगा। लेकिन अगर इसको आपको आर्मस्ट्रॉन्ग में निकालना है तो आपको करना पड़ेगा 12400, कई बुक में 12420 भी है, तो 12400 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आर्मस्ट्रॉन्ग, ये आर्मस्ट्रॉन्ग में आंसर देगा बच्चों। और फाई तो आपकी पता ही है, आपको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में होगी ही होगी। सर में आ गया, यस और नो? जो आपको अच्छा लगे वो याद कर सकते हो, जो भी आपको अच्छा लगे वो याद कर। ठीक है, अब लिख लो डेफिनेशन क्या है थ्रेशोल्ड। अब बच्चों देखो, अगर मेरा फ्रीक्वेंसी, अगर मेरी एफ थ्रेशोल्ड से ज्यादा होने चाहिए, तो लेमडा तो बल्कि कम होनी चाहिए ना। क्यों? क्योंकि बच्चों आपको पता है एफ और लेमडा में रिलेशन क्या होता है, इनवर्सली होता है। एफ क्या होता है, सी अपॉन में लेमडा होता है, सी अपॉन में लेमडा होता है, तो इनवर्सली होता है। अगर एफ ज्यादा चाहिए होगी तो लेमडा कम चाहिए होगी, तो लिख लो थ्रेशोल्ड वेवलेंथ इज द मैक्सिमम वेवलेंथ। वहां पे था मिनिमम फ्रीक्वेंसी, यहाँ पे क्या है, मैक्सिमम वेवलेंथ। तो लिख लो थ्रेशोल्ड वेवलेंथ इज द मैक्सिमम वेवलेंथ ऑफ लाइट। Threshold wavelength is the maximum wavelength of light which can produce photoelectric effect, which can produce photoelectric effect is called threshold wavelength, is called threshold wavelength। तो ये लिखना है आपको। इसका मतलब कि यहाँ पे जो आपका लैम्डा निकल के आता है बच्चों, जो लैम्डा निकल के आता है, दैट लैम्डा इज लेस देन इक्वल टू थ्रेशोल्ड। अप्लाइड वेवलेंथ होगी ना, जो अप्लाइड वेवलेंथ होगी वो थ्रेशोल्ड वेवलेंथ से क्या होनी चाहिए बच्चों, छोटी होनी चाहिए। अब देखो ये एक नोट में डाल के लिखोगे, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला निकल गया। जब आपने फ्रीक्वेंसी थ्रेशोल्ड निकाल ही लिया है तो फिर लैम्डा थ्रेशोल्ड की मल्टीप्लाई करके वो किसके बराबर हो जाएगा बच्चों, स्पीड ऑफ लाइट के बराबर हो जाएगा। तो आपके पास अगर एक पैरामीटर आ गया तो दूसरा पैरामीटर भी आप इस फॉर्मूले से निकाल सकते हैं। क्लियर हो गया सभी को, यस और नो? यस सर। ठीक है, एक लास्ट क्वेश्चन करते हैं फिर खत्म करते हैं। लिख लो, ए मेटल बार हैज वर्क फंक्शन 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ए मेटल बार हैज वर्क फंक्शन 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। फाइंड थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी एंड थ्रेशोल्ड वेवलेंथ, ये निकालना है। तो सर मेरे को याद नहीं आ रहा, देखो मैंने बता चुका हूँ, फिर वही फॉर्मूले से निकालेंगे। लेमडा एफ थ्रेशोल्ड इक्वल टू 5, एफ थ्रेशोल्ड इक्वल टू 5 अपॉन में, सॉरी
एच आता है ना यहाँ पे, एच एच फाई की वैल्यू कितनी है, 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है बच्चों, 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। मैंने बोला एच की वैल्यू तो वैसे गिवन होगी, पर ये वैल्यू गिवन नहीं होगी, तो ये वैल्यू मेरे ख्याल से अगर आप याद रख लो तो बेस्ट ही रहेगा, इलेक्ट्रॉन वोल्ट सेकंड। इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन वोल्ट कैंसिल होंगे तो 2/4.14 ऊपर आ जाएगा, एक जीरो दे दो एक्स्ट्रा, 10⁻14 आ जाएगा। अभी भी 4 या 5 से कम होगी, है ना, 4-5 से कम ही होगी, तो ये आपकी वैल्यू आ जाएगी समथिंग। ये आगे निकल गई आपकी एफ टी एच। अगर आपको लेमडा टी एच निकालना है तो अभी आपने निकाला था यहाँ पे लेमडा टी एच क्या था, SC/5 था। मैं रिकमेंड करूंगा इसकी जगह आपको यूज करना चाहिए, या तो ये यूज कर लो या फिर दूसरा क्या यूज कर लो, एफ टी एच, लेमडा टी एच इक्वल टू में सी। तो लेमडा टी एच क्या रहेगा बच्चों, C/F/T/H। सी कितना निकाला आपने, 3 × 10⁻8, ठीक है, और ये कितना है बच्चों, 20 × 10⁻14, ऊपर हो जाएगा मल्टीप्लाई 4.14। तो जो भी आंसर आएगा 4×12 6 पॉइंट समथिंग समथिंग आंसर आना चाहिए। 4×12 हो गया, ठीक है, और 2 इसको दे दो 15 हो गया, 15 ये हो गया 10⁻−7 हो गया, और इस 6 पॉइंट समथिंग आंसर आएगा मीटर में बस। अगर नैनोमीटर में होता है तो बच्चों फिर दो को तो 2-3 डेसिमल पॉइंट आएंगे यहाँ पे। अगर आर्मस्ट्रॉन्ग में होता तो 4 डेसिमल पॉइंट के बाद आएगा। सर में आ गया ना, तो कर सकते हो ना, ये 10 वाला खेल तो आप कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो। ये ठीक, कैलकुलेशन आराम से करने बच्चों इस क्वेश्चन में, क्योंकि कैलकुलेशन ही थोड़ी सी अजीब सी आएगी, तो आपको अप्रोक्सीमेट खेल कर पाते तो देखो ऑप्शन ही आपको बता पाएंगे एग्जैक्टली कि आप किस डायरेक्शन में जा रहे हैं। ऑप्शन अगर डिफरेंस बहुत ज़्यादा गैप है तो आप इजीली उनको सोल्व कर सकते हो, अदरवाइज फिर थोड़ी सी इशू आएंगे, फिर आपको प्रॉपर कैलकुलेशन निकालनी पड़ेगी।